हेलो स्टूडेंट्स, मैं त्यागी सर और आप देख रहे हैं त्यागी कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमने अपने फिजिक्स के लास्ट लेक्चर में गॉस की प्रमेय पर आधारित अनुप्रयोग अर्थात एप्लीकेशंस का टॉपिक प्रारंभ किया था। स्टूडेंट्स, पहले अनुप्रयोग के रूप में हमने अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का टॉपिक लिया था। स्टूडेंट्स, अनुप्रयोग की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का टॉपिक ले रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमें अनंत विस्तार अर्थात अनंत लंबाई की एक समतल आवेशित अचालक चादर दी हुई है और इस चादर के निकट हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। स्टूडेंट्स, इस व्यंजक को प्राप्त करने के लिए हमने माना कि अनंत विस्तार की जो एक समान धनावेशित अचालक समतल चादर हमें दी हुई है उसके निकट चादर से r दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु पर ही हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम फिगर को स्पष्ट कर रहे हैं। फिगर में हमने अनंत विस्तार की एक अचालक समतल चादर को बनाया हुआ है। यह एक अनंत विस्तार की अचालक समतल चादर है। तो स्टूडेंट्स, ये चादर हमने बनाई हुई है। यह एक समान धनावेशित है, जो कि हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये एक समान धनावेशित है और स्टूडेंट्स, इस चादर से r दूरी पर एक बिंदु हमने P लिया हुआ है, जिसके लिए हमने बताया था कि हम उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स, इस चादर के दूसरी ओर इस बिंदु P के ही सममित हमने एक दूसरा बिंदु और लिया है जिसे हमने P डैश नाम दिया है। स्टूडेंट्स, बिंदु P व P डैश से होकर के जाने वाले एक गॉसियन बेलन की हम कल्पना कर रहे हैं, अर्थात यह एक गॉसियन बेलन है जिसे हमने माना है, हमने कल्पना की हुई है, जो हमारे पास अनंत विस्तार की एक समान धनावेशित अचालक समतल चादर है। उसके निकट हमने बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करना है। उसके लिए हमने माना हुआ है कि बिंदु P व P डैश से होकर के एक गॉसियन बेलन ये जा रहा है। स्टूडेंट्स, इस फिगर को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कागज का एक पेपर को हम खड़ा करें और उसके आर पार कोई एक बेलनाकार, जैसे कि कोई भी पेंसिल कह सकते हैं, उसमें से गुजार दें, तो ऐसे ही हमने यहाँ पर ये गॉसियन बेलन पृष्ठ को उसमें से गुजरा हुआ माना है। तो स्टूडेंट्स, ये फिगर को कंप्लीट कर लेना है और फिगर को कंप्लीट कर लेने के बाद अब जो हमने थ्योरी में समझाया उसी को लिखा गया है कि हमने माना है कि चादर के दूसरी ओर बिंदु P के सम्मित एक बिंदु P डैश है। इस P के सम्मित एक बिंदु P डैश है और बिंदु P व P डैश से होकर के एक गॉसियन बेलन की हमने कल्पना की हुई है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम दो स्थितियों में विद्युत फ्लक्स की गणना करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बेलन के दोनों समतल सिरों से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर रहे हैं। उसके लिए हमने विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला अप्लाई किया है। हम जानते हैं कि जो विद्युत फ्लक्स होता है जिसे हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं वह इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए होता है। और चूंकि हम समतल सिरे से होकर के जाने वाला फ्लक्स ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए फाई ई को ब्रैकेट लेकर सफिक्स में हमने P लगाया है। ये P हमने प्लेन के लिए लगाया है जो कि समतल सिरे को दिखा रहा है। तो इसमें समतल सिरे अर्थात प्लेन जो सिरे हैं उसे होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स इक्वल होगा इंटीग्रेशन E डॉट डी ए प्लस इंटीग्रेशन E डॉट डी ए। स्टूडेंट्स, ये हमने डबल इसलिए लिया है कि अगर हम फिगर को स्पष्ट रूप से देखें तो उसमें दो समतल सिरे हैं। एक समतल सिरा तो यह है जो कि P के अराउंड है और एक दूसरा समतल सिरा यह है
जो कि P डैश के अराउंड है। तो ये जो दो समतल सिरे हैं इनसे होकर यानी इनसे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो हमने नोट किया है। ये P के अराउंड जो हमारे पास में पृष्ठ है उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हो जाएगा, और ये जो P डैश के अराउंड दूसरा समतल पृष्ठ है उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हो जाएगा। और अगर हम इन्हें जोड़ लेते हैं तो ये 2 इंटीग्रेशन E डॉट dA आ जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ए डॉट बी के स्थान पर ई डॉट डी ए लिया जा रहा है, तो यहाँ पर ई डॉट डी ए की जगह आएगा ई डी ए कोस थीटा। स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू को देखना होगा। तो जैसे कि हम फिगर में देख रहे हैं कि जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह बाहर की ओर दिखाई गई है, और ये बताया जा चुका है कि कोई भी पृष्ठ है उसका जो क्षेत्रफल होता है वह भी बाहर की ओर को ही होता है, उस पृष्ठ से बाहर की ओर को होता है। तो ये समतल पृष्ठ से जब बाहर की ओर होगा तो यहाँ E और DA दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, समदिश होंगे, इसलिए थीटा का मान यहाँ 0 लिया जाएगा। ठीक ऐसी ही स्थिति बिंदु P डैश पर है। यहाँ पर भी E व DA दोनों के दोनों समांतर व समदिश है, तो यहाँ के लिए भी थीटा का मान 0 ही लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने यहाँ पर थीटा के स्थान पर 0 रख लिया है, और थीटा के स्थान पर 0 रखने के बाद हमने यहाँ पर कोस 0 की वैल्यू को रख लिया है जो कि 1 होती है। तो इस तरह से सोल्व करके ई डी ए बन गया है। स्टूडेंट्स, ई को कांस्टेंट लेते हुए हमने इंटीग्रेशन से बाहर रख लिया है। इंटीग्रेशन केवल हमने डी ए पर रखा है, और यह हम जान चुके हैं कि डी ए का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो वह ए आता है। अर्थात अगर किसी सूक्ष्म अवयव के क्षेत्रफल को हम समाकलन करें, इंटीग्रेशन करें, तो उस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल वो निकल करके आ जाता है। तो डी ए का इंटीग्रेशन ए होगा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने बेलन के दोनों समतल सिरों से होकर जाने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कर ली है जो कि 2EA आ गया है। स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम बेलन के वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाइंड करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, बेलन के वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को फाइंड करने के लिए पहले हम फिगर में इस वक्र पृष्ठ को देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, फिगर में अगर हम वक्र पृष्ठ को देखें तो ये वक्र पृष्ठ है। स्टूडेंट्स, जैसे कि बताया गया था कि अगर मान लेते हैं कि यह एक बेलन है तो इसका ये जो भाग घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, ये जो घूम रहा है भाग पूरा, ये इसका वक्रीय पृष्ठ है। जैसे कि ये जो सिरा बताया था ये तो समतल पृष्ठ था, और ये जो भाग इसका घूम रहा है यह वक्र पृष्ठ है। तो इस बार हम इस वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फिगर में अगर हम इसे प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ E की डायरेक्शन पहले की भांति ही होगी, और जो DA इस बार जाएगा वह DA बाहर की ओर जाएगा, तो E व DA के बीच यहाँ पे जो कोण बन जाएगा वह 90 डिग्री का होगा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार यहाँ जो थीटा होगा वह 90 डिग्री होगा। यानी इस स्थिति में E व DA के बीच जो कोण है थीटा वह 90 होगा, क्योंकि E व DA परस्पर लंबवत हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम बेलन के वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना करने जा रहे हैं। फाई E से हम विद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करते हैं। ब्रैकेट के बाहर हमने C लगाया है वक्रीय पृष्ठ अर्थात कर्व सरफेस के लिए। स्टूडेंट्स, जो फॉर्मूला विद्युत फ्लक्स का होता है वो हमने अप्लाई किया है, इंटीग्रेशन E डॉट DA, और E डॉट DA के स्थान पर हमने AB cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए E DA cos 90 लिख लिया है। अब हमने cos 90 की वैल्यू को रखा है जो कि 0 होती है। तो इस तरीके से फाई E C इक्वल टू 0 आ गया है, अर्थात बेलन के वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमने हल किया है तो वह 0 आया है। तो स्टूडेंट्स, अब हम जो गॉसियन बेलन हमने कल्पना करके चले थे, मान करके चले थे, उससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। क्योंकि अभी हमने बताया था कि इसे हम दो स्थितियों में ज्ञात करते हैं, हमने दोनों स्थितियों को ज्ञात कर लिया है। अब उन दोनों स्थितियों में प्राप्त जो फ्लक्स है उसे हमें ऐड करना है, जोड़ना है, और जोड़ करके संपूर्ण विद्युत फ्लक्स हमें प्राप्त कर लेना है। तो स्टूडेंट्स, हमने फाई इक्वल टू फाई E और ब्रैकेट के बाहर हमने P लिखा है जो कि समतल सिरे से गुजरने वाले फ्लक्स को दिखा रहा है,
जो फर्स्ट कंडीशन में हमने प्राप्त किया, और प्लस फाई ई और ब्रैकेट के बाद जो सी लिखा है ये कर्व सरफेस अर्थात वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को दिखा रहा है, जो कि हमने अभी सेकंड स्थिति में प्राप्त किया। तो हमने पहले वाली स्थिति से वैल्यू को रख लिया है, 2EA हमने प्राप्त की थी अभी, और दूसरी स्थिति में अभी हमने 0 प्राप्त किया है। स्टूडेंट्स अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो 2EA + 0 = 2EA आ जाता है, और इसे हम इक्वेशन 1 लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हमने संपूर्ण गॉसियन जो पृष्ठ था उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लिया है। स्टूडेंट्स अब हम गॉस की प्रमेय का उपयोग करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि जो गॉस की प्रमेय होती है वह फाई = Q/ε0 होती है। स्टूडेंट्स गॉस की प्रमेय में बताया गया था कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है वह उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो स्टूडेंट्स इस गॉस की प्रमेय को लिखकर हमने इसे समीकरण नंबर 2 लिख दिया है। स्टूडेंट्स अब हम आवेश के पृष्ठ घनत्व को ज्ञात करेंगे। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा से प्रदर्शित होता है। सिग्मा = Q/A होता है। स्टूडेंट्स अगर हम आवेश के पृष्ठ घनत्व की डेफिनेशन दें तो उसके लिए हम कैपिटल A को अगर यहाँ 1 रखें तो हम सिग्मा = Q पाते हैं। तो स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एकांक क्षेत्रफल वाले पृष्ठ, चूंकि हमने एक 1 रखा है, तो एकांक क्षेत्रफल वाले पृष्ठ पर जो आवेश की मात्रा होगी वह आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाएगी। स्टूडेंट्स आवेश के पृष्ठ घनत्व को हम डायरेक्ट फॉर्मूले से परिभाषित भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि किसी पृष्ठ पर आवेश की मात्रा और उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात को हम आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं तथा सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। स्टूडेंट्स हमने अपने पहले अनुप्रयोग में रेखीय घनत्व को परिभाषित किया था जिसे हम लैम्डा से प्रदर्शित कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स वहां लैम्डा = Q/L होता है। तो स्टूडेंट्स दोनों फॉर्मूलों के अंदर अंतर रखने के लिए ध्यान रखना होगा कि अगर Q के अपॉन में A है अर्थात क्षेत्रफल है तो आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा होगा, और अगर Q के अपॉन में L है अर्थात लंबाई है तो वह रेखीय घनत्व होगा जिसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ से Q की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीपल हमने किया है तो हमने Q = सिग्मा A प्राप्त कर लिया है। अभी Q की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ रख रहे हैं, तो हमने प्राप्त किया है फाई = सिग्मा A/ε0। इससे हमें इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त हो गई है। स्टूडेंट्स अब हम समीकरण नंबर 1 व 3 की तुलना कर रहे हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस की तुलना के लिए हम देखेंगे कि जो हमने इक्वेशन नंबर 1 प्राप्त की थी फाई = 2EA, और अभी हमने प्राप्त किया फाई = सिग्मा A/ε0। तो स्टूडेंट्स इन दोनों समीकरणों की कंपेयर करें तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, अर्थात जो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड है वह जो हमने गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ मान करके चले थे उससे गुजरने वाले जो फ्लक्स है उसको यह प्रदर्शित कर रही है। तो स्टूडेंट चूंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है, अतः हम इन दोनों की राइट हैंड साइड यानी पहली समीकरण से 2EA और दूसरी समीकरण से सिग्मा A/ε0 को बराबर रख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने इन दोनों को बराबर रख लिया है। बराबर रख लेने पर यहाँ A से A कैंसिल हो जाएगा। 2 की क्रॉस मल्टीपल हम करेंगे तो हमें = सिग्मा/2ε0 प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हमने दूसरा अनुप्रयोग कंप्लीट कर लिया है।